हेलो एवरीवन। कुछ दिन हो गए, आपसे काफ़ी टाइम लग गया बात करने में, बट थोड़ा बिजी चल रहे थे तो इसलिए मैं अपनी वीडियो जल्दी नहीं भेज पाया। पर अब मैंने रिकॉर्ड कर ली है और आज एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो मैंने सोचा कि जो पहली वीडियो एंथ्रोपोलॉजी की है उसमें मैं सिलेबस ही पूरा आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि पेपर में आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और आगे कैसे चलना है। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का पेपर नंबर 1 देखें, और मेरा ये मानना है कि पेपर 1 जो है वो काफ़ी स्कोरिंग रहता है, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव है। और अगर आपको पूरा सिलेबस याद है और पॉइंट्स पूरे याद हैं, डायग्राम्स आप पूरे बना रहे हैं, तो बहुत स्कोरिंग रहता है ये आपके लिए पेपर। तो शुरू में जो इनके टॉपिक्स हैं, शुरू में जो सारा एरियाज़ हैं, वो बेसिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है उससे रिलेटेड है, काफ़ी ईजी है। उसको आप एक बार समझ लें तो उसके कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसके अंदर से। तो अगर आप लास्ट के पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें ज़्यादातर हर एक पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है, तो कोई भी पार्ट आप छोड़िए मत। और उसके बाद जैसे आप आते हैं 1.3 के ऊपर, तो डिफरेंट तरह की जो एंथ्रोपोलॉजीज़ हैं, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आता है। तो इसमें भी आप पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद बायो शुरू हो जाती है, जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हमारा मेन पार्ट है, जिसमें हम एवोल्यूशन और ये सब पढ़ते हैं। और बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लिमिटेड हैं, कुछ ज़्यादा उनका एक्सटेंड नहीं है, और एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है किसी के लिए भी समझना। उसके बाद थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है जो प्राइमेट्स का है, जिसको समझने में कई बार लोगों को दिक्कत होती है जिनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं होता। पर मेरा ये मानना है कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने 10 तक बायो पढ़ रखी है तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो इससे बिल्कुल भी घबराइए मत और इसको समझिए, और आगे इसमें काफ़ी स्कोरिंग रहता है ये एरिया भी। इसके बाद जो सारे जो होमो इरेक्टस आ जाता है, निएंडरथल मैन आ जाता है, और भी डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं जो एवोल्यूशन के हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक बायोलॉजी आ जाती है, सेल डीएनए और कैसे एवोल्यूशन हुआ, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो सेक्शन 1.8 है, सिमिलर सेक्शन ही प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का पेपर 2 में भी है, बट वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है। और जो पेपर 1 में है वो वर्ल्ड ओवर है, मतलब वर्ल्ड ओवर इसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी डिफरेंट एवोल्यूशन की स्टेजेस जो हैं, पैलेयोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कॉपर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत स्पेसिफिकली आपने ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। कई बार क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होता। अगर पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने उसमें क्या आंसर करना है, और अगर पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने उसमें क्या आंसर करना है। तो इसका पूरा ध्यान देते हुए आप आगे चलें। तो इसके बाद आपका थोड़ा सा सोशल एंथ्रोपोलॉजी शुरू हो जाता है, जिसमें ये बेसिकली सारा कल्चर, सिविलाइजेशन, मैरिज, इनके पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपका 2.1 से शुरू होता है और फिर ये कंटिन्यूड रहता है ऑलमोस्ट टिल 5th तक। तो 5th तक कंटिन्यूड रहता है। उसके बाद आप इसमें एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ में आ जाते हैं, और उस थ्योरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी आप देखिए। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि थ्योरीज़ है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि इसमें से उनको आंसर ना करना पड़े, पर वो पर्टिकुलर सेट आपको नहीं मिल पाता है जिसमें से आप इसको छोड़ सकें। तो इसलिए थ्योरीज़ पे पक्का ध्यान दीजिए। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इन थ्योरीज़ को अगर आप कोट करते हैं अपने किसी भी आंसर के अंदर, लेट्स से वो पेपर 1 का या पेपर 2 का है, तो एंथ्रोपोलॉजी जो पूरी बनी हुई है वो इस थ्योरीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। इनको समझने के लिए भी आपको, जब मैं थ्योरीज़ का एक पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो आप समझेंगे कि थ्योरीज़ कैसे कैसे बनी हुई हैं। ऐसे आप चलते हैं, इसका रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी आ जाते हैं। ये भी काफ़ी इजी एरिया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और सिमिलरली ह्यूमन जेनेटिक्स काफ़ी इजी रहता है ये एरिया भी। ये काफ़ी स्कोरिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि इनका लिमिटेड एक्सटेंड है, लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, और आप खुद देखेंगे इसके अंदर की ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। ये कंटिन्यूड रहता है पूरा है। सिमिलरी रेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसको लोग काफ़ी छोड़ देते हैं, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं और वो लंबे लंबे 15 या 20-20 मार्क के आ जाते हैं, और लोगों पे लिखने के लिए कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो इस पर भी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद हम आते हैं ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी लिमिटेड एरिया है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 12 पे आते हैं सीधा, जो एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। ये काफ़ी रीसेंट चीज़ें जो चल रही होती हैं एंथ्रोपोलॉजी की, इसमें से आता है।
तो इसमें लोग इसको ज़्यादातर इग्नोर भी करते हैं कि कोई रिसेंट को कवर नहीं करते हैं। तो पेपर 1 में जो चीज़ रिसेंटली है, अगर आपके कोई नई टेक्निक्स हैं या कुछ अच्छे डायग्राम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो इसमें आप शो कर सकते हैं, तो इसका पूरा ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 2 का। अभी मैं सारा ब्रीफली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं डिटेल में हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा, बट फिलहाल मैं इसको अभी ब्रीफली आपको सबको, ताकि आपको आसानी रहे, इसलिए ब्रीफली अभी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम सीधा चलते हैं पेपर 2 पे। ब्रीफ आइडिया पेपर 2 का लेते हैं। अब पेपर 2 आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ मोस्टली इंडिया ओरिएंटेड है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेम टॉपिक्स ही हैं, बट उनका जो ओरिएंटेशन है वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है, उसके बाहर का नहीं है। तो पहला 1.1 आप एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो इसमें भी पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब कुछ है, बट ये लिमिटेड है इंडिया से रिलेटेड। तो इसी के बाद हम आते हैं पैलियो 1.2 पे। इसमें जितने भी फॉसिल्स डिस्कस किए हुए हैं वो सारे रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन, ये सारे इंडिया ओरिएंटेड हैं। या लेट्स से साउथ इंडिया का जो पूरा एरिया है उसके साउथ एशिया का, उसमें काफ़ी ये ओरिएंटेड आप इसको बोल सकते हैं। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इंडिया के कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, जिसमें लाइक कास्ट सिस्टम, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अब इसमें काफ़ी चीज़ें आपको रीसेंट भी हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलती रहती है और आपको रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की या किसी की, तो आपको पता लगेगा कि क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल वहाँ पर इंडिया में चल रही है। और सिमिलरली कास्ट के सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, कास्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं रीसेंट, और लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कोट करते हैं रीसेंट वाले, क्या रीसेंट टाइम्स में कास्ट कैसे चेंज हो रही है। इसमें बहुत डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको समझिए। सीक्रेट कॉम्प्लेक्स और नेचर मैन स्पिरिट वाला कॉम्प्लेक्स, ये भी इजी टॉपिक है, इसको एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इसके बाद हम सीधे चलते हैं इंडियन विलेज स्टडीज़ हैं जो बहुत पहले से चलती रही हैं, अभी भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ हो रही हैं इसके एरिया के अंदर, तो इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इनकी स्टडीज़ को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें और इंडियन विलेज को समझने की वो करें। सिमिलरली एक टॉपिक आता है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, ये काफ़ी डायनामिक टॉपिक है, सारा सोशोलॉजी का पार्ट है बेसिकली, तो इसको अगर आप वहाँ से समझेंगे तो काफ़ी ईजी रहता है इन एरियाज़ को कवर करना। और फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं लाइक सेंसस क्राइटाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप समझ लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन, ये सारा बहुत ईजी है। 6.1 से ट्राइबल ओरिएंटेड शुरू होता है, जो कि ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी को जाना जाता है कि ये मतलब कि ट्राइबल स्टडीज़ के लिए ओरिएंटेड है, तो ये बहुत फोकस एरिया है 6.1 का ट्राइबल्स का। इसमें से बहुत एरियाज़ में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोजेनेटिकल वेरिएबिलिटी ऑफ ट्राइबल्स। इसमें बहुत कम मटेरियल आपको मिलेगा, बट आपको इंडियन ट्राइब्स में क्या कैसे उनकी बायोजेनेटिक्स वेरी करती हैं, इस पर काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत रहती है। ये सारा कंटिन्यूड रहेगा, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सारा इसके कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू रहते हैं। और सोशल चेंज इन एंड कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़, ये पूरा ट्राइबल्स का चलता रहेगा। फिर आके 7.3 के ऊपर आप देखेंगे ये एथनिसिटी के ऊपर आ जाता है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, सूडो ट्राइबलिज्म, ट्राइबल कम्युनिटी के, ये थोड़ा सा लास्ट पार्ट आता है। और उसके बाद 8.1 में ये देखते हैं कि जो मेजर रिलीजन्स हैं इंडिया के, उसमें ट्राइबल्स का उसमें क्या इफेक्ट है उनके ऊपर, तो वो भी सारा इसमें पढ़ा जाता है। और ट्राइबल नेशन स्टेट एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक ध्यान दीजिए क्या इसमें एक कंपैरेटिव स्टडी है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की इंडिया के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसका अगर आप 9.1, 9.2 और 9.3 देखें, ये पूरा ओरिएंटेड है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, और अब तक हमने ट्राइबलिज्म में क्या जो एरियाज़ हैं उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, तो ये सारा रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत डायनेमिक हैं, अभी चल रहे हैं, तो इनको पूरा ध्यान से डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम इस पूरे पेपर 2 में इसको स्कोर सकें। बहुत सब्जेक्टिव पेपर है, आपको बहुत लिमिटेड मटेरियल इसमें मिलेगा, आप मतलब बहुत सारा मटेरियल आपको ऐसा लगेगा कि शायद रेलेवेंट नहीं है, और आपको रिपोर्ट्स भी थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, रीसेंट एग्जांपल्स भी कोट करने पड़ेंगे, जो आप देखते हैं कि बहुत बार कहीं ना कहीं से कोई स्टडी आती है ट्राइबल्स की, तो वो आपको सारे यहाँ कोट करने पड़ेंगे पेपर 2 के अंदर। और स्कोरिंग भी इक्विवेलेंट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में कम मार्क्स आते हैं। आप पिछले सालों में लोग बच्चों के टॉपर्स के मार्क्स देखेंगे तो पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा ही एक ऑप्शन माना जाता है आज तक, क्योंकि हमेशा स्कोरिंग रहा है, सिलेबस लिमिटेड रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। थोड़ा मेमोरी में रिटेन करने की बात ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको रिटेन करना पड़ता है। उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए, तो उससे काफ़ी आपको एडवांटेज रहता है। थैंक यू सो मच। और मैं अभी डिटेल में आपको और वीडियोस भेजूंगा ताकि आप किसी हर एक टॉपिक के ऊपर,
ताकि उसको अच्छे से आप समझ सकें पूरा और काफ़ी ईजी हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।